So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to you about third chapter of chemistry, that is electrochemistry. अब इस चैप्टर में हमको सबसे पहले यहाँ पे भी ज़्यादा ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपको एज कम्पेयर टू सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर जो हमने कवर किया फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे, नोट्स ए की। तो मैं टाइम बिना वेस्ट करके 3 पार्ट्स में आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा, गैल्वेनिक सेल, जो कि हम अभी पढ़ेंगे राइट नाउ इन फर्स्ट नोट्स। सेकंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आप इस चीज को अच्छे से नोट कीजिए। मैं इंक भर के इसको रब करके गैल्वेनिक सेल को अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ। तो डालिए सब हेडिंग गैल्वेनिक सेल। तो पहले तो हम गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बस इतना सा फर्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप इसको इस नाम से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इस सेल का और इसके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, देखो क्या कॉम्बिनेशन है। नाम से ही पता चलता है ये एक ऐसा सेल है जो कि आप कोई रिमोट में डाल के टीवी नहीं ऑन कर सकते। ये वाला सेल कैसा सेल है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसका मतलब ये है कि जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तब आपको ये चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए कि ऐसे सेल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे बनते हैं, देखो वो क्या होते हैं, वो 2 सोल्यूशन होता है। 2 मग्गा लिया, उसमें हमने क्या डाला, सोल्यूशंस डाले, ठीक है ना। 2 सोल्यूशंस डालेंगे हम, उसमें एक साइड होगा एनोड का, दूसरा साइड होगा कैथोड का। एनोड से कैथोड में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी होगी। आप इसको धीरे धीरे समझना मेरे इस ट्यूटोरियल से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, 2 मग्गा बनाएंगे, जिसके अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोड्स रहेंगे। ये चीज़ आप 9th क्लास तक पढ़ के आ रहे हो। तो पहले तो आप एक मग्गा बनाओ। इस मग्गे में क्या डालो आप, इलेक्ट्रोलाइट डालो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, मान लो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें केमिकल कंपाउंड हो, जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड अगर आपको दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी सोल्यूशन आपको एक मग्गे में दिखे, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे ZnSO4, मतलब हम यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं, ZnSO4। अच्छा, तो हम यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन लेंगे, यहाँ पे हम एक दूसरा सोल्यूशन ले रहे हैं जिसका नाम है CuSO4। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे ना ही लिखे, यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड। क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ की, ZnSO4 और CuSO4। आगे की बात हम नेक्स्ट इसको रब करके लिखेंगे। अभी हम ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमने बना ली इसकी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट में हमको क्या करना है, अब हमको रॉड डालना है। कौन सा रॉड, इलेक्ट्रोड। उस रॉड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड। ये चीज़ आप 9th 8th क्लास तक तो पढ़ चुके होंगे, या 10th क्लास तक भी आप पढ़ चुके हो। तो रॉड हमने बना ली, और ये रॉड, इस रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अच्छा, आप ऐसे इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोड यूज्ड, कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज होंगे, देखो ZnSO4 में आपको जिंक सल्फेट में से जिंक का रॉड आपको यहाँ पे दिखेगा। किसका रॉड, जिंक का। तो जिंक का रॉड, और किसका रॉड, कॉपर का रॉड।
यहाँ पे SU का रॉड दिखे, CU का रॉड दिखेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे CU भी लिख सकते हो, तो इन दोनों के रॉड्स आपको दिखेंगे। अच्छा, अब ये रॉड्स में क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का रॉड होता है, एक नेगेटिव चार्ज का रॉड होता है। मतलब कि ऐसा नहीं, देखो आप मुझे बताओ CU और Zn में कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इसका मतलब है एक होगा हमारा एनोड और दूसरा होगा हमारा कैथोड। ये चीज याद रखना हमेशा। जस्ट अ सेकेंड। तो एनोड होगा एक, दूसरा कैथोड होगा। तो कौन सा साइड एनोड होगा और कौन सा साइड कैथोड होगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो भी यही चीज डिसाइड करेगा, वो ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक एनोड वाला और एक कैथोड वाला। तो आप ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स के दो टाइप होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। अच्छा, एनोड का काम क्या होता है याद रखना, ऑक्सीडेशन। और इसका काम क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, हमको स्कूल में या कॉलेजेस में आज तक 10th क्लास में अगर आप कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूट में गए होंगे तो वहाँ पे आपको रेड कैट करके भी एक ट्रिक के थ्रू समझाया जाता है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कैथोड में रिडक्शन, और इससे कोई काम नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। इससे कोई काम धाम नहीं मिलने वाला आपको। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होगा, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम से आप कोई कुछ भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके मतलब को नहीं अच्छे से समझ लेते। तो ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हो? ऑक्स बनाते हो। ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो? दे देते हो, अपने में से इलेक्ट्रॉन दे देते हो। देखो, एनोड मैंने क्या बोला था, एक नेगेटिव टर्म को रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री में। अगर आपको ये नहीं पता तो बता दूं, एनोड नेगेटिव टर्म को रिप्रेजेंट करता है और कैथोड किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव टर्म को। समझ रहे हो? केमिस्ट्री में एनोड मतलब नेगेटिव चार्ज, कैथोड मतलब पॉजिटिव। जो चीज़ नेगेटिव होती है उसमें क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसके पास अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? ये बुक्स मैंने पढ़ रखे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी मेरे पास। ऑब्वियसली आई एम वेरी रिच, इलेक्ट्रॉन रिच या बुक रिच, तो मुझे क्या करना है? ये बुक्स दे देना है किसी और को, जिसको क्या करना है, जिसको चाहिए मेरी बुक, है ना। वैसे ही जो कैथोड वाली चीज़ है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको क्या चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं है तो ये गरीब है और ये अमीर है। तो वही बोला जाता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं वो क्या हो जाते हैं? अमीर रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये सिंपल सा टर्म है। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बार मुझसे ये पूछा जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो रहा है, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी बात सही है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। देखो, एनोड को आप ऐसे समझो कि एनोड मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं, एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन होना, बस इतना समझो। और कैथोड मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं, रिडक्शन होना और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब केमिस्ट्री में आते हैं, आगे चल के जब आप पढ़ोगे तब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। उस चीज़ को समझने के लिए मैंने एनोड कैथोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स जो हम लेंगे वो पॉजिटिव चार्ज के होंगे। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से होता है काम। तो चलो आप इसको लिखो, मैं तब तक इसको रब कर देती हूँ। हाँ, पॉज करो और लिख लो, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे क्या? अब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक रस्सी लेंगे, उस रस्सी को क्या बोला जाता है? एक रस्सी लेंगे जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, और इस रस्सी को हमारे केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोला जाता है? वायर। कौन सा वायर? कंडक्टिंग वायर। अच्छा, कंडक्टिंग वायर से हम क्या करते हैं? इसको उससे कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक
हम मीटर भी लगा देते हैं और उसमें हम एक वो भी लगा देते हैं, एक मिनट, बैटरी, सॉरी बैटरी नहीं, मान लो स्विच, है ना, स्विच लगा देते हैं। मतलब जब हम उस रस्सी को बांध देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो ये काम करेगा, नहीं तो ये बंद पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से कहाँ पे जाएगा। अब मैंने ये क्या बताया, ये वाला साइड क्या है, एनोड एंड है। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ये क्या है, एनोड एंड। यहाँ पे क्या होते हैं और यहाँ पे क्या होती है, कैथोड एंड, कैथोड एंड, ठीक है ना। अच्छा, एनोड में क्या होगा, जो एलिमेंट होगा उसमें क्या होंगे, Zn में क्या होगा, अगर आप Zn को ब्रेक डाउन करोगे, देखो जब आप इस स्विच को लगा दोगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में हलचल मचेगी। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट Zn जिंक के किस में है, कांटेक्ट में है, समझ रहे हो ना। तो जिंक का रॉड जब इस इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक क्या करेगा, अपने को तोड़ देगा, किसमें, आयंस में तोड़ देगा। और किससे आयंस में तोड़ेगा, देखो ये Zn किससे बना है, उसमें तो टूट जाएगा, वो वैसे ही समाहित हो जाएगा। तो जिंक Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके निकल जाएंगे, समझ रहे हो। तो Zn+2 के फॉर्म में ये जिंक जो है वो निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। क्या होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और Zn+2 में कन्वर्ट होकर यहाँ पे रह जाएगा। तो Zn2+ यहाँ पे रह गया और Zn+2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गया। अब यही चीज़, क्योंकि इसमें +2 है, ये क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वो किसको देगा, ये आगे चल के आगे आगे जाता रहेगा और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि Cu है, इसको, ये भी कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, Cu भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो Cu+2 है इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा और ये Cu2+ क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये Cu2+ जो था, जो यहाँ पे कंडक्ट हो रहा था, वो Cu क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये SO4 क्या हो गया, टूट गया था Cu+2 में और SO4 2- में। तो यही +2 वाला जो Cu है, जो यहाँ पे बहुत सारे बन चुके हैं Cu+2, यहाँ पे देख के थोड़ा गंदा लगेगा इसलिए, यही Cu+2 जब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में आ गया तो ये बन गया Cu। समझ रहे हो ना, ये Cu किस तरह से उत्पन्न हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इस Cu ने, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें ये चीज़ तो हो रहा है, यहाँ तक तो सर्किट बना। अब इस सर्किट को इसके साथ कनेक्ट कौन करेगा, एक साइड तो हमने बना ली सर्किट की, दूसरी साइड कनेक्ट किस तरह से होगी ये चीज़ इससे, उस चीज़ को समझते हैं। सर्किट यहाँ पे आके तो रुक नहीं जाएगी ना, ये फिर ओपन एंड हो गया ना इसका। तो इस ओपन एंड को क्लोज करने के लिए एक एंड बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो एक ब्रिज बनाई जाती है, ये एंड बनाया जाता है, कुछ भी आप बोल लो, जो कि क्या कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। तो ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए। अच्छा, अब ये सॉल्ट ब्रिज किस किस फॉर्म में बन सकता है, आप इसको नोट कीजिए। ये सॉल्ट ब्रिज जो है ना, वो यहाँ पे K2SO4 के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, K2SO4 के फॉर्म में अगर ये सॉल्ट ब्रिज बना है तो ये चीज़ करता क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में आपको नोट यहाँ पे अच्छे से लिखवाऊंगी बाद में, अभी समझ लो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। इसका काम है इस पूरे सर्किट को क्या करना, कनेक्ट करके रखना। दूसरा काम क्या है, इसको इस पूरे सोल्यूशन में जो Zn+2 और Cu बन चुका है, इन Cu+2+ जो बन चुके हैं उनको क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। वो न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, देखो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मैं ये पे ब्रिज लिखना भूल गई, ठीक है। ब्रिज में क्या करता है, ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसका एक सॉल्ट ब्रिज बनता है। ये सॉल्ट ब्रिज डिसोसिएट होते हैं K+ में और SO4 2- में। अब SO4 2- है और यहाँ पे K+ है, ठीक है ना। तो K+
को किसकी जरूरत है? जस्ट अ सेकेंड, आप मुझे बताओ कि K प्लस को किसकी जरूरत है और SO4 2- को किसकी जरूरत है? यहाँ पे मैंने क्या बोला, Cu+2 और SO4 2- में ये क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसको, तो इसलिए इसमें क्या हो चुका है, +2 का एक चार्ज बन चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ जिंक +2 दिख रहा है। तो इसको किसकी सख्त जरूरत है? अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। तो SO4 2- जो चीज है वो यहाँ पे Zn+2 के साथ मिल जाएगी और क्या बनाएगी यहाँ पे सोल्यूशन, ZnSO4। और यहाँ पे SO4 2- को किसकी जरूरत है, एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, ठीक है ना। और वो पॉजिटिव चार्ज कौन दिलाएगी, K+ आके दिलाएगी। और वो आगे चल के जब K+ और SO4 2- के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये K2SO4 बन जाएगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ। यहाँ पे डिसोसिएशन होने के, तो मैं आपको समराइज करके बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन में क्या हुआ, Cu में एक कमी थी और SO4 2 में एक कमी थी। तो Cu2+ की कमी को किसने पूरा किया, यहाँ पे एक जो सोल्यूशन था जो कि Zn का जो रॉड था उसने क्या किया, Zn के रॉड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके Cu+2 की कमी पूरी कर दी। ये हो गई पहली बात। आप इसको नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। तो Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के, Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cu की कमी पूरी कर दी, Cu+2 की कमी। और जब वो ऐसा करने गया तो उसके पास +2 का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब +2 का चार्ज रह गया। तो इस +2 के चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज बनाई गई, जिसमें कि SO4 2- का जो पार्ट है, ये वाला जो आयन है SO4 2- वाला, ये आयन यहाँ पे आके Zn+2 से मिल गया और उसने एक सोल्यूशन क्रिएट कर दी ZnSO4 की। समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो K+ थी, है ना, यहाँ पे Cu2+ की तो कमी पूरी कर दी Zn2+ ने, है ना। लेकिन SO4 2- की कमी किसने पूरी की, SO4 2- की कमी K+ ने पूरी की। और आगे चल के KSO4 बन चुका हमारा सॉल्ट ब्रिज का। और यही सॉल्ट ब्रिज के जो K2SO4 है उसने इस तरह से पूरा का पूरा जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। आप इसको अच्छे से लिख ले अपने भाषा में। मैं फिर इसको रब करके जितना मेरे पास नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके आपको इंग्लिश में इस चीज़ को लिखवाती हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स की, जो कि मैं नीचे आपको लिख के दूंगी। तो 4 पॉइंट्स में मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि अब इन 4 पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे अगर मैं इस चीज़ को मिटा दूंगी तो इस चीज़ में हमको 4 चीज़ें समझनी है। पहले तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, ऐसे लिखे, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये चीज़ आप लिखे। ठीक है, फिर क्या लिखना है आपको, फिर लिखो करंट मूव्स फ्रॉम। अब करंट कहाँ से मूव होता है, आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन और करंट का क्या रिलेशन है अब तक अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ये चीज़ अगर अभी तक भी नहीं पता होगा तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। तो करंट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, आप इस चीज़ को लिखना, कैथोड टू एनोड, ठीक है ना। अब करंट के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। जो करंट है हमारा, ये करंट आपको किस तरह से फ्लो होती हुई दिख रही है, इस तरह से फ्लो होती हुई दिख रही है। ये वाला करंट भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, एक तो आउटर सर्किट में फ्लो हो रहा है, सर्किट की स्पेलिंग, आउटर मेटेलिक सर्किट में, अच्छा आउटर सर्किट में, और ये क्या है, इनर सर्किट, इनर सर्किट में। तो करंट जो आउटर सर्किट में फ्लो हो रही है वो किस चीज के कारण हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है। आउटर सर्किट में किस चीज का आपको फ्लो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो दिख रहा है।
और इनर सर्किट में आपको किस चीज़ का फ्लो दिख रहा है, इसका और इसका, मतलब आयंस का फ्लो हो रहा है। ये दोनों क्या कहलाते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में, आयंस कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ करंट इन आउटर मेटेलिक सर्किट, आप कुछ भी लिख सकते हो, आउटर सर्किट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और यही चीज मूवमेंट ऑफ करंट इन इनर सर्किट, इनर सर्किट इज ड्यू टू आयंस। तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको रब करके आगे बताती हूँ सॉल्ट ब्रिज के कुछ फंक्शंस। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसके दो फंक्शन है और एक प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी भी लिख ले क्योंकि दोनों चीजें मैं यहां पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। है ना। तो यहाँ पे हम तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे इस चीज के, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो सबसे पहले तो आप ये वही लिखिए, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, बस इस चीज को मैं इंग्लिश में लिखवा रही हूँ, बस इतनी सी बात है ना। सेकेंड बात, ये क्या मेंटेन करके रखता है, एक रिएक्शन में न्यूट्रलिटी। कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उस चीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज उसमें से निकल के आता है। देखो सॉल्ट ब्रिज ना आपको दो टाइप के दिखेंगे आपको। एक तो इस बार हमने किस चीज़ की बात की थी, K2SO4 की बात की थी। आपको KNO3 टाइप का भी दिख सकता है। तो जिसमें भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, और उसी न्यूट्रलाइजेशन के चलते क्या होता है, हमारा जो सर्किट है वो बैलेंस रहता है, वो मेंटेन रहता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट न्यूट्रलाइजेस, अब ऐसे लिखे, इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी इन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, एक रिएक्शन में न्यूट्रलिटी मेंटेन बना के रखता है। अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट है जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों जो थे ये क्या थे, इसके फंक्शन थे सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है ना। तो तीसरा जो पॉइंट है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने बनाए दो आयंस, वो दो आयंस में से ये एक भी आयन जो है वो रिएक्शन में क्या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एज अ कैटलिस्ट में जो फंक्शन होता है उसी के सिमिलर है कि वो काम नहीं करेंगे। लेकिन कैटलिस्ट में और इसमें ये डिफरेंस है कि ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। बट दोनों में एक चीज़ जो कॉमन ये है कि ये दोनों क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिएक्शन में अपना हाथ नहीं डालेंगे। जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हुई थी ना, वो मूवमेंट वो ये दोनों नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसका काम सिर्फ आयन को एक्सचेंज करना है जिससे न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो आप इस तरह से लिखे, बोथ द कंपाउंड्स जो हमने लिए K2SO4 या KNO3 डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो आप इतना लिखे, फिर हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा।
मतलब स्टार्ट तो यही से हो गया था गैल्वेनिक सेल, लेकिन उसका समझना और फिर उसके रिप्रेजेंट तक आना वो बहुत बड़ा प्रोसेस था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी गैल्वेनिक सेल से। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में आप हेडिंग लगाइए रिप्रेजेंटेशन। अब हमने रिएक्शन तो अच्छे से पढ़ लिया। क्या रिएक्शन था हमारा? हमने लिया Zn। Zn को हमने क्या किया? Zn में से हम Zn को हमने क्या किया? तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, जो Zn+2 में टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूटा। ये हमने किस में पढ़ा था? एनोड वाले रॉड में पढ़ा था। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा याद रखना, जब किसी का टूटना हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और रिडक्शन क्या होता है ये चीज़ आप, हाँ। तो अब हमारे कैथोड के बारे में बात करते हैं। कैथोड में क्या होगा? कैथोड में जो कॉपर होगा वो क्या करेगा? जो कि कॉपर 2+ था, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन जाएगा? Cu, जहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्म हुआ कुछ। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करने जाओ, इस रिएक्शन को जब आप ऐड करने जाओगे तो आप मुझे बताओ, जब आप इस चीज़ को ऐड करोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का 2 इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड का 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप इसको कट कर दीजिए, तो इससे आपको एक नेट रिएक्शन मिल जाएगी, जो कि आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या है इसका नेट रिएक्शन? ये वाला पार्ट प्लस Cu+2 ने क्या दिया? Zn2+ दिया और क्या दिया? कॉपर दिया। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो ये हो गया इसका नेट रिएक्शन। ये हो जाएगा इसका नेट रिएक्शन। अच्छा, नेट रिएक्शन बात करने के बाद अब हम पढ़ेंगे डेनियल सेल में आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। और अगर आप डेनियल सेल की बात करो तो डेनियल सेल में क्या हो जाएगा? एक साइड में आपको ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे जो कि डेनियल सेल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे, और उसमें डबल एरो दिखेगा, ठीक है ना। डबल, ये इसको क्या बोलते हैं? ये साइन का नाम मुझे याद नहीं है, तो ये होगा डबल हैश और यहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन में ये चीज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन में जब आप इस तरह से ऑक्सीडाइज कर दोगे तो ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमने पार्ट लिया, ये वाला, ये एनोड के जो पार्ट लिए हमने, उस एनोड के पार्ट में जो भी हमने काटने के बाद जितना हमको मिला, क्या क्या मिला हमको? ये मिला और ये मिला, Zn और Zn+2। इस Zn और Zn+2 को इस तरह से आप लिखे, Zn, हाँ स्लैश बोलते इसको, तो Zn/Zn+2। और जब आप इस चीज़ को लिख दोगे तो यहाँ पे डबल स्लैश डाल के रिडक्शन में आपको जो 2 चीज़ दिखेंगी वो क्या दिखेंगी? एक तो Cu+2 और एक Cu। तो ये Cu+2 को आप इधर लिखे और इस चीज़ को जो कि राइट हैंड साइड में है उसको Cu से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका? गैल्वेनिक सेल का। तो डेनियल सेल का। डेनियल सेल में हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने लिखे, और ऑक्सीडेशन के जितने भी पार्ट हमने काटने के बाद लिए जो कि थे ये Zn और Zn+2, उसको हमने ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? जो हमने ये ऐसा एरो बनाया था, इस एरो को हमने एक स्लैश में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमने ये दिखाया कि ये ऑक्सीडेशन वाला एरिया है जिसमें हमको ये मिला काटने के बाद रिएक्शन को, और ये वाला जो एरिया है वो ये रिडक्शन का पार्ट है जिसमें हमको काटने के बाद क्या क्या मिला? Cu+2 और Cu, और बीच में जो ये एरो दिख रहा है उसको हमने एक स्लैश में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए और फिर मैं इसको रब कर देती हूँ।